वंशागति तथा विभिन्नता के सिद्धांत, इसमें क्या है देखिए। पिछले अध्याय में आपने वंशागति प्रतिरूपों के आनुवंशिक आधार के बारे में पढ़ा है। मेंडल के नियमों के प्रतिपादन तक वे कारक जो वंशागति के प्रतिरूप को नियंत्रित करते हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मतलब साफ साफ कहा जा रहा है कि पहले मेंडल जो नियम दिए उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 100 वर्षों बाद अनुमानित आनुवंशिक पदार्थ का पता चल गया। अधिकतर जीवों में यह आनुवंशिक पदार्थ डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल था। कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। अब बताइए न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का सीधा मतलब होता है कि जिसे पेंटोज शुगर प्लस शुगर शुगर प्लस फास्फोरिक ग्रुप, ये आपका न्यूक्लियोटाइड होता है। और न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में आपका ये तो रहेगा प्लस फास्फोरिक ग्रुप नहीं रहेगा, ठीक है, ये होता है। इसके बाद सजीव में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अधिकतर जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। कुछ विषाणुओं में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मिलता है, लेकिन यह अधिकतर वाहक के रूप में कार्य करता है। आरएनए के अन्य और अतिरिक्त कार्य हैं, यह अनुकूलतम संरचना व कुछ स्थितियों में उत्प्रेरण का कार्य करता है। न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना व एकल इकाइयों में जुड़कर न्यूक्लिक अम्ल बहुलक बनने के बारे में आप पहले कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में डीएनए की संरचना, इसकी प्रतिकृति, कैसे डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए के निर्माण की विधि, अनुलेखन जिसे कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, आनुवंशिक कोड जो प्रोटीन में अमीनो अम्लों के क्रम को निर्धारित करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण स्थानांतरण की प्रक्रिया, व इसके नियंत्रण के बारे में आप पढ़ेंगे। पिछले दशक में मानव जीनोम में स्थित पूर्ण न्यूक्लियोटाइड्स क्रमों के निर्धारण से जीनोमिक्स के नए महाकल्प को आरंभ हुआ। इस अध्याय के अंतिम खंड में मानव जीनोम अनुक्रम की आवश्यकता, पहलुओं एवं इसके परिणामों के बारे में वर्णन किया जाएगा। अपनी चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सजीवों में मिलने वाले सर्वाधिक रुचिकर अणु डीएनए की संरचना के बारे में से अध्ययन करेंगे। आगे के खंडों में इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि ये बहुआयत से मिलने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्यों है, वह इसका आरएनए के साथ क्या संबंध है। देखो डीएनए क्या होता है, यहाँ आप देखिए डीएनए क्या है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक है। डीएनए की लंबाई सामान्यतः इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स युग्म का संबंध क्षार युग्म से है पर निर्भर करता है। यह किसी भी जीव की विशेषता है। उदाहरण एक जीवाणु भोजी जिसे फाइव गुणे 174 कहते हैं, इसमें 53-86 न्यूक्लियोटाइड्स मिले हैं। जीवाणु भोजी लैम्डा में 48,502 क्षार युग्म, इसेरिया कोलाई में 4.6 गुणे 10,6 क्षार युग्म और मनुष्य के अगुणित डीएनए में 3.3 गुणे 10,9 क्षार युग्म है। मतलब अगर मैं सूर्य से पृथ्वी की दूरी देखा जाए तो इसमें आपका कवर हो जाएगा। समझ, पृथ्वी की पूरी त्रिज्या व्यास देखा जाए तो इसमें कवर हो जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कितने ह्यूज लेवल का डीएनए यहाँ है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना क्या होती है, देखिए यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला डीएनए आरएनए की रासायनिक संरचना संक्षेप में निम्न है। न्यूक्लियोटाइड्स के 3 घटक होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा, आरएनए के मामले में रिबोज था, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और एक फास्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन पिरिमिडीन, प्यूरिन व पिरिमिडीन। इसके बाद साइटोसिन डीएनए व आरएनए दोनों से मिलता है, जबकि थायमिन डीएनए मिलता है। थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आरएनए मिलता है। नाइट्रोजनी क्षार नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा पेंटोज शर्करा 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोक्सिल ओएच से जुड़कर न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है, जैसे एडेनोसिन, डीऑक्सी एडेनोसिन, गुआनोसिन या डीऑक्सी गुआनोसिन, साइटोसिन या डीऑक्सी इरिडीन व यूरिडीन या डीऑक्सी थाइमिडीन। जब फास्फेट समूह फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स के 5 कार्बन के हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाता है, तब संचित न्यूक्लियोटाइड्स डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित शर्करा के प्रकार पर निर्भर है का निर्माण होता है। 2 न्यूक्लियोटाइड्स 3 और 5
फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा जुड़कर डाइन्यूक्लियोटाइड निर्माण करता है। इस तरह से कोई न्यूक्लियोटाइड जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। इस तरह से निर्मित बहुलक के राइबोस शर्करा पाइप किनारे पर सोनल फास्फेट समूह मिलता है, इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला किनारा कहते हैं। ठीक इसी तरह से बहुलक के दूसरे किनारे पर शर्करा मुक्त 3 हाइड्रोक्सिल समूह से होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स देखिए किस तरीके जुड़ा होता है, वो चीज आपको यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, इधर देखिए फास्फेट ग्रुप है, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, पेंटोस शुगर है, एडेनिन फास्फेट ग्रुप, फिर थाइमिन, फिर फास्फेट ग्रुप, फिर ग्वानिन, फिर फास्फेट ग्रुप, फिर साइटोसिन, फिर इधर देखिए ऐसे इस तरीके से जुड़ा होता है। श्रृंखला किनारा कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधार का निर्माण शर्करा व फास्फेट से होता है। नाइट्रोजनी क्षार शर्करा अंश जुड़ा होता है जो आधार से प्रक्षेपित होता है। आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के राइबोस के दो जगह पर एक अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल समूह स्थित होता है। आरएनए में थाइमिन 5 मेथिल यूरेसिल थाइमिन द्वारा दूसरा रासायनिक नाम है। किस जगह पर यूरेसिल मिलता है? फ्रेडरिक नेशन ने 1869 में केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की थी। इसका नाम न्यूक्लियन दिया। ऐसे लंबे संपूर्ण बहुलक को तकनीकी कमियों के कारण विलिखित करना कठिन था। इस कारण से बहुत लंबे समय तक डीएनए की संरचना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। मैरिस विल्किंस साहब आए तो उन्होंने रोजालिंड फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए एक्स-रे विवर्तन आंकड़े के आधार पर 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए संरचना का द्विकुंडली नमूना प्रस्तुत किया। उनके प्रस्ताव में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के दो लड़ियों के बीच क्षारीय युग्मन की उपस्थिति एक बहुत प्रभावित श्रृंखला थी। उपरोक्त प्रस्ताव द्विकुंडली डीएनए की इरविन चारगाफ के परीक्षण के आधार पर भी था। इरविन चारगाफ का नियम क्या कहता है? एडेनिन प्लस थाइमिन, एडेनिन प्लस थाइमिन बराबर ग्वानिन प्लस साइटोसिन। ये क्या था? एरविन चारगाफ का नियम था। ठीक है, क्षार युग्मन पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की एक खास विशेषता है कि ये श्रृंखलाएं एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए एक रज्जुक में स्थित क्षार क्रमों के बारे में जानकारी होने पर दूसरी रज्जुक के क्षार क्रमों की कल्पना कर सकते हैं। यदि डीएनए, इसे प्राकृतिक डीएनए कहते हैं कि प्रत्येक रज्जुक नए रज्जुक के संश्लेषण हेतु टेम्पलेट का कार्य करते हैं। इस तरह से दो रज्जुकी डीएनए, जिसे संश्लेषित डीएनए कहते हैं, का निर्माण होता है जो प्राकृतिक डीएनए अणु के समान होते हैं। इस कारण से अनुवांशिक डीएनए की संरचना के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी मिल सकी। द्विकुंडली डीएनए की संरचना की खास विशेषताएं निम्न है। यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है जिसका आधार शर्करा फास्फेट का बना होता है। वह क्षार भीतर की ओर प्रक्षेप होता है। दोनों श्रृंखलाएं प्रति समांतर ध्रुवता रखती हैं। इसका मतलब एक श्रृंखला को ध्रुवता 5 से 3 की ओर हो तो दूसरे ध्रुवता का 3 से 5 की ओर होगा। दोनों रज्जुकी के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा अयुग्मित होकर क्षार युग्मक बनाते हैं। एडेनिन व थाइमिन के विपरीत रज्जुकों में होते हैं। आपस में दो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक इसी से ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधा रहता है, जिसके फलस्वरूप सदैव यूरेन के विपरीत दिशा में पिरिमिडीन होता है। इससे कुंडलिनी के दोनों रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी बनी रहती है। दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्त कुंडली होती हैं। कुंडली का पिच 3.4 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर 1 मीटर लंबा 10 करोड़ भाग होता है। वह 10⁻9 मीटर बराबर है। वह प्रत्येक घुमाव में लगभग 10 क्षार युग्मक मिलते हैं। परिणाम स्वरूप एक कुंडली में एक क्षार युग्मक के बीच की लंबाई 0.4 नैनोमीटर होती है। द्विकुंडली में एक क्षार युग्मक की सतह के ऊपर स्थित इसके हाइड्रोजन कुंडली की संरचना को स्थायी प्रदान करते हैं।